अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन सीएम पुष्कर सिंह धामी की शिरकत। आईएएस का 24वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन वहीं डॉक्टर नित्यानंद सभागार में सम्मेलन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दून विश्वविद्यालय में नित्यानंद आपको चले ऑडिटोरियम में आयोजित भारतीय समाज विज्ञान संस्थान के 24वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में आपको चले, जहां ये सामने आपको पता चले 20वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, जिसे आपको बता चले पूरी तैयारियां पूरी साथ ही इस सम्मेलन में पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। इसके चलते आपको बताते हैं ये ASI का 24वां सम्मेलन आयोजित जा रहा है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत के साथ दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। आपको बताते चले 20वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन पुष्कर सिंह धामी ने उपायों के संबंध में भी मैं इस विशिष्ट मिशन के हेतु भूमि को चुनने के लिए आईएएस समस्त अधिकारियों में व्यक्त करूं। दून विश्वविद्यालय की कुलपति सर सुरेखा जी और उनकी टीम विद्यालय परिवार को अधिवेशन सफल आयोजन से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत में सबका विश्वास प्रयास मूल मंत्र के साथ निरंतर कार्य हो रहा है। आदरणीय मोदी के प्रधानमंत्री के उपरांत पिछले वर्षों में कई नीतियों एवं योजनाओं के माध्यम से देश के वर्ग के कल्याण की दिशा में समर्पित होकर किए जा रहे हैं। आज अंतिम छोर में व्यक्ति उस कल्याण के लिए प्रारंभ की गई योजना, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत योजना और मुफ्त राशन योजना की अनेक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आज देश के करोड़ों लोगों को मिल रहा है। सोलर मिशन, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, भारत मिशन, नमामि गंगे अभियान, प्लास्टिक भारत जैसी योजना पर्यावरण के साथ जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने की दिशा में भी अहम भूमिका निभा रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के शासन और उनके निरंतर सहयोग से हमारी सरकार भी देवभूमि उत्तराखंड में सामाजिक न्याय की अवधारणा को मजबूत करने के साथ सब विकास की दिशा में भी निरंतर कार्य कर रही है। चाहे व्यवस्था पेंशन पति और पत्नी दोनों को पेंशन देने के लेना हो, सभी पेंशन योजनाओं में त्रैमासिक स्थान पर मासिक भुगतान करना, पेंशन योजनाओं को ऑनलाइन करना और परिवार को प्रतिवर्ष गैस के शुल्क प्रदान करना हो या फिर प्रत्येक दिव्यांग कार्मिकों का भत्ता बढ़ाना हो। हम प्रत्येक द्वारा प्रदेश में सामाजिक न्याय स्थापित करने के काम करते हैं। हमारी सरकार ने वर्ष 2030 विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पूरी संकल्प के साथ प्रतिबद्ध होकर हम कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य है कि राज्य में आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरण की स्थिरता बनाए रखते हुए विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के साथ एक सुरक्षित, न्यायपूर्ण व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। इस दिशा में हाल ही में सरकार इकोलॉजी और इकोनॉमिक संतुलन सुनिश्चित करने हेतु स्तंभीय 9 सूत्री नीति की शुरुआत की है। तो सतत विकास के लक्ष्यों को करने में एक महत्वपूर्ण है। गरीबी उन्मूलन, खाद्य सुरक्षा, पेयजल, स्वच्छता के समय अनुपात, स्वच्छ ऊर्जा, शहरी विकास, वित्तीय समावेशन, जलवायु परिवर्तन जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की। हमारी सरकार मुख्य महिला उद्यम प्रोत्साहन, स्वच्छ ऊर्जा क्रांति अभियान, स्मार्ट सिटी मिशन और प्रधानमंत्री
आजीविका योजना ऐसी अनेक योजनाओं के माध्यम से क्षेत्रों को सशक्त बनाने का काम कर रहे हैं। मेरा मानना है मैं उत्तराखंड इकोनॉमी और इकोनॉमी के बीच संतुलन बनाए रखते हुए कार्य करना होगा, क्योंकि पर्यावरण और विकास एक दूसरे के पूरक है और एक दूसरे के जुड़े हैं। ये हमारे प्रयासों का ही परिणाम कि राज्य हमारा नीति आयोग द्वारा विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में उस में पहले पर आया है। बहनों, उत्तराखंड पर्यावरणीय रूप से संवेदनशील राज्य है। अभी से पहले बोलने वाले ने साल जो वो एक बड़ी चुनौती के रूप में इसका हमने 2 महीने से लगातार इसका सामना किया है और पूरे के अंदर के कारण बड़ा नुकसान हुआ। हाल ही से 8 अगस्त से हुई ये आपदा पूरे राज्य के अंदर एक जनता भीषण लेकर आई। हमारे में जलवायु परिवर्तन, आपदा प्रबंधन, स्वास्थ्य की पहुंच, सतत और जल संसाधन प्रबंधन की अनेक चुनौतियां हैं, पर हमें बहुत प्रभावी से काम करने की आवश्यकता है। मेरा मानना है कि एआई के माध्यम से इन क्षेत्रों में एक क्रांतिकारी परिवर्तन हो सकता है। एआई संसाधनों को तेजी से बनाकर विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में ऊंचाई ले जाना हो। ये बता हो रही कि हमारी सरकार ने विकास क्षेत्र में सामूहिक प्रयासों को और सशक्त बनाने टाटा ट्रस्ट, एस्कॉम, अडवाणी के साथ महत्वपूर्ण समझौते भी किए, जहां टाटा के सहयोग से में जल प्रबंधन, टेलीमेडिसिन, ग्रामीण और हरित जैसे क्षेत्रों में समग्र और विकास किया जा रहा है। वहीं नेशनल और बाद फाउंडेशन के सहयोग से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, साइबर जनरेटिव एआई, कौशल एवं जैसे में युवाओं को आवश्यक और ज्ञान किया जा रहा है। हमारे सभी नवाचारों का ये प्रयास है कि उत्तराखंड को सस्टेनेबल डेवलपमेंट के एक मॉडल के रूप में स्थापित किया जाए। मेरा मानना है इसके समग्र समाज विकास को प्राप्त करने के लिए राज्य प्रत्येक नागरिक को सामूहिक रूप से प्रयास करने हों। अभी हम जैसे सोच है हमारे वक्त उत्तराखंड के बारे में जो विचार रखते हैं, उनकी दूरदृष्टि है, निश्चित और उत्तराखंड का एक सपना साकार करते हैं। बहनों, हमारी सरकार उत्तराखंड का श्रेष्ठ राज्य बनाने के अपने के निरंतर कार्य कर रही है। मुझे विश्वास कि 3 दिवसीय अधिवेशन विभिन्न हमारे संकल्प को और साकार करने के काम में अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे। आप सभी सहयोग और सहायता से हम उत्तराखंड को भी इसका राज्य बनाने अवश्य होंगे। आपकी शुभकामनाएं। इसी विश्वास के साथ मैं पुनः आइए एसएस और दूर विद्यालय का आभार करता हूं और आपका तो वही देहरादून से सामने जहां यूएसएस जारी करेगा नया कैलेंडर, समूह में गीता को भर्तियों का कैलेंडर होगा जारी। 5 अक्टूबर परीक्षा की गई थी, 12 अक्टूबर की परीक्षा प्रक्रिया शुरू। तो वहीं आपको बताते चले अब नया कैलेंडर जारी करेगा यूकेएससी। 12 अक्टूबर को परीक्षा प्रक्रिया शुरू रही। देहरादून से ये खबर सामने आ रही है जहां 5 अक्टूबर की परीक्षा थी स्थगित। समूह भर्तियों का कैलेंडर आपको बताते करेगा
जहां आपको पता चले संभव की भर्तियों की कैलेंडर होगा यूकेएससी पेपर को लेकर बड़ी जो है सामने आ रही है। यूकेएससी करेगा नया कैलेंडर। अक्टूबर की परीक्षा या नहीं 5 अक्टूबर की परीक्षा की गई थी, जहां अक्टूबर की परीक्षा प्रक्रिया शुरू रहेगी। यूकेएससी जारी करेगा नया कैलेंडर। जहां बताते चले देहरादून पर सामने यूकेएससी मामले करिए पर सामने 5 अक्टूबर की परीक्षा की गई स्थगित। अब 12 अक्टूबर की परीक्षा या शुरू नहीं, यूकेएससी जारी करेगा नया कैलेंडर। तो वह हेमकुंड साहिब कपाट होंगे बंद। शीतकाल के लिए बंद होंगे 3,000 श्रद्धालु बने पल के 2.2 लाख श्रद्धालु चुके दर्शन। बारी के बाद से पर 129 दिन चली हेमकुंड साहिब यात्रा 25 मई को दर्शन के खुले थे। तो वहीं आप बताते चले विश्व प्रसिद्ध हेमकुंड साहिब धाम कपाट शीतकालीन के लिए बंद होंगे। हेमकुंड साहिब ट्रस्ट ने सभी तैयारियां पूरी की हैं। वहीं शीतकालीन के बंद होने कपाट बंद होने से पहले इस साल अंतिम अरदास हेमकुंड साहिब में की जाएगी। इसमें बड़ी संख्या में सिख समुदाय के रहने की उम्मीद जताई जाती है। वहीं पौराणिक हिंदू लोकार्पण मंदिर के कपाट भी अंतिम अभिषेक के बाद आज होंगे। 10 बजे अमृत की जत्था शरबत होगा। आज साल की अंतिम अरदास के बाद हेमकुंड साहिब के कपाट बंद किए जाएंगे। इस मौके पर सेना और पंजाब के बैंड मौजूद रहेंगे, जिनकी मधुने वादियों में जमान। हेमकुंड साहिब के कपाट बंद होने के अवसर पर ट्रस्ट के उपाध्यक्ष रंजीत सिंह बिंद्रा की जानकारी दी। उन्होंने कहा कपाट बंद होने के अवसर पर हेमकुंड साहिब में करीब 3,000 श्रद्धालु कपाट के समय के साक्षी बनेंगे। तो इस शीतकालीन के लिए बंद के कपाट 3,000 श्रद्धालु बनेंगे पल के साक्षी। साथ ही बताते चले शीतकालीन के बंद होंगे कपाट 3,000 श्रद्धालु बनेंगे इसके साक्षी, जहां कपाट बंद हैं। इसे लेकर ये खबर जो है हेमकुंड के कपाट होंगे अंतिम अरदास होनी। तो वहीं देहरादून से है, जहां बद्रीनाथ धाम इस वर्ष यात्री की संख्या नया रिकॉर्ड बन गया। अब तक 14.5 लाख श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। पिछले साल की कुल संख्या 14.35 लाख से अधिक है। धाम के कपाट 20 नवंबर को बंद हुए, यानी भी एक महीने से अधिक समय ऐसे संख्या और बढ़ने की संभावना जा रही है। तो वही खबर चौरी से जो रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम पहुंचे और वहां विधिवत पूजा अर्चना की। उनके आगमन पर मंदिर प्रशासन और स्थानीय प्रशासन की ओर विशेष सुरक्षा और व्यवस्था की थी। धाम में पहुंचने के बाद भगवान विशाल दर्शन किए और मंदिर के पुजारियों से आशीर्वाद लिया। उनके साथ कुछ करीबी सहयोगी सुरक्षा भी मौजूद। मुकेश अंबानी की आस्था को लेकर ये कोई पहली यात्रा नहीं है। इससे पहले भी वे विभिन्न तीर्थ स्थलों पर दर्शन के जाते हैं। उनकी यात्रा को लेकर यात्रियों और स्थानीय लोगों में भी उत्साह आपको बताते चले उत्साह देखने को मिली है। तो वहीं देहरादून केदारनाथ मंदिर के गृह में 2022 के स्वर्ण किए जाने के बाद से थम नहीं। अब कांग्रेस नेता और बीकेटी के पूर्व गणेश गोदिया बीजेपी नेता अजय पर आरोप लगाया कि उन्होंने मुख्यमंत्री निर्देश पर केदारनाथ की पवित्र शिला को दिल्ली भिजवाया। इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए गणेश गोदिया का कहना है कि ये शिला श्रद्धा और आस्था का प्रतीक है और जब तक ये वापस लाई जाती है इस मुद्दे को उठाते रहेंगे। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए अजय ने आरोपों को खारिज किया और कहा कि गोदियाल बिना प्रमाण
मीडिया में सनसनी फैला रहे हैं। उन्होंने मानहानि का मुकदमा दायर करने की भी चेतावनी दी है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि दीनदयाल राजनीतिक हताशा में ये सब कर रहे हैं क्योंकि पार्टी में उनकी स्थिति कमजोर हो चुकी है। उन्होंने क्या कहा? समय आने पर आपसे वो भी करेगी। और वो आरोप है कि दिल्ली में बन रहे केदारनाथ धाम मंदिर में केदारनाथ से शिला ले जा भी वहां अध्यक्ष रहा, और मेरे भी वहां तक हैं जिन्होंने मुझे ये बताया कि अध्यक्ष जी स्वयं अपनी गाड़ी में केदारनाथ से केदारनाथ नीचे उतरवाई पहले, और वहां उसके बाद नीचे सड़क अपनी गाड़ी में मुख्यमंत्री जी के आदेश पर दिल्ली ले गए। अभी तो आप पर बकाया है, और जब तक आप लोगों ने वो केदार शिला वापस नहीं लाए, हम आप लोगों को ऐसे छोड़ने वाले थोड़ी हैं। वो केदार शिला हमारे सम्मान का प्रतीक है, हमारी आस्था का प्रतीक है। इन सारे विषयों पर हम पूर्व में भी सारे मीडिया के माध्यम से रख चुके हैं, लेकिन मुझे लगता है कि गोदियाल जी के दिमाग में वही सारी चीजें घूमती रहती हैं, बातों को रिपीट करते रहते हैं, वही आरोप फिर से वो दोहराते रहते हैं। और हम कई बार कह चुके हैं कि अगर उनके पास किसी प्रकार के तथ्य हैं, कोई प्रमाण है, तो वो सक्षम अथॉरिटी के पास जाएं, शिकायत करें, जनहित याचिकाएं दाखिल करें, हाईकोर्ट में जाएं, सुप्रीम कोर्ट में जाएं। लेकिन क्योंकि उनके पास कोई तथ्य नहीं है, इसलिए वो केवल मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से सनसनी फैलाने के लिए, और आप जानते हैं कि केदारनाथ धाम के नाम पर मीडिया में कवरेज मिल जाती है, टीआरपी हो जाती है, तो इस टीआरपी और मीडिया कवरेज के कारण से, क्योंकि वो अलग थलग हो चुके हैं, पार्टी में है। तो वहीं देहरादून में उत्तराखंड पुलिस की मेजबानी में एनआरपीसीसी की बैठक हुई। बैठक में उत्तरी राज्यों के पुलिस प्रमुखों ने कानून व्यवस्था की साझा रणनीति पर चर्चा की। खास तौर पर ड्रग्स, साइबर अपराध और पुलिसिंग में सुधार के मुद्दे पर विचार विमर्श हुआ। वहीं डीजीपी दीपम सेठ की अध्यक्षता में हुई इस बैठक का उद्देश्य उत्तरी भारत के सुरक्षा ढांचे को सशक्त बनाना है। तो वहीं खबर देहरादून से, जहां जिलाधिकारी सबीन बंसल के निर्देश अनुसार अपर जिलाधिकारी जय भारत सिंह की अध्यक्षता में त्रिपर्णा सभागार में दीपावली के अवसर पर आतिशबाजी के अस्थायी लाइसेंस से संबंधित बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले के व्यापारिक संगठनों के पदाधिकारी और विभागीय अधिकारी शामिल हुए। देहरादून प्रशासन ने दिवाली के दौरान पटाखा बिक्री को लेकर कड़े नियम लागू किए हैं। सार्वजनिक रास्तों और आंतरिक सड़कों पर पटाखा बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित है। अपर जिलाधिकारी ने व्यापार मंडल से प्रशासन के साथ सहयोग करने और पुलिस फायर प्रशासन को नियमानुसार लाइसेंस जारी करने के निर्देश दिए हैं। के साथ बैठक विस्तृत रूप से की गई है, और यहाँ अलग अलग व्यापार मंडल है, सबके प्रतिनिधि उसमें आए थे, और वीसी के माध्यम से जो सब डिवीजन है हमारे ऋषिकेश, डोईवाला और चक्राता, त्यूनी, विकास नगर, उनको भी जोड़ा गया था सभी एसडीएम के द्वारा। तो इसमें स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि जो जिनको लाइसेंस दिया जाएगा, जो मानक पूरे होंगे करेंगे, उनको लाइसेंस दिया जाएगा। जो लाइसेंस की जो शर्तें होंगी उनका अनुपालन करना, उनको सुरक्षित अनुपालन करना सुनिश्चित करना होगा। और जिनके पास लाइसेंस नहीं होगा, अगर ऐसा कोई दुकानदार विक्रय करता है, तो उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। तो वही खबर हरिद्वार से, जहां नगर निगम ने लघु व्यापारियों को संगठित करने की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए भगत सिंह चौक से सेक्टर 2 बैरियर स्थित तीसरे वेडिंग जोन में अनुबंध प्रक्रिया की शुरुआत कर दी है। नगर आयुक्त नंदन कुमार ने पहले चरण में 34 लाभार्थियों के साथ 21 बिंदुओं वाला अनुबंध किया और उन्हें विक्रय प्रमाण पत्र और लाइसेंस जारी किए। नगर निगम इस वेडिंग जोन में जल्द ही बिजली, पानी और सीसीटीवी जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध कराएगा। लघु व्यापार एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय चोपड़ा ने बताया कि इसके बाद पतमदी पार्किंग, भीमगोड़ा, खड़गड़ी और भूपत वाला, नई बस्ती और अपर रोड से के आपको बताते चले में भी लाइसेंस वितरण की प्रक्रिया जारी रहेगी। देखिए, बड़ा हर्ष का विषय है कि नगर आयुक्त द्वारा हमारी जो सेक्टर 2 बैरियल का जो हमारा बाजार है, तीसरा जो वेंडिंग जोन है, उसके अनुबंध आज हो गए हैं।
और शीघ्र ही जो हमारे जो लाभार्थी हैं उनको किराए की रसीद और जो भी हमारा लाइसेंस की प्रक्रिया है उसको भी उन्होंने डायरेक्शन दे दिया है कि वो पूरा किया जाए। और साथ ही कुछ हमारे उत्तरी हरिद्वार के हमारे लाइसेंस इशू हुए हैं, जिसमें हमारे पंदीप पार्किंग के साथी हैं और भीमगोड़ा के हैं, खड़खड़ी के हैं, हर की पौड़ी क्षेत्र के हैं, तमाम क्षेत्रों के जो स्ट्रीट वेंडर हैं उनको अभी जो है चलती फिरती ठेली का लाइसेंस दिया गया है। तो वहीं रुड़की के मुडेट में काफी लंबे समय से चल रही नकली पनीर बनाने वाली फैक्ट्री पर छापेमारी की गई। ये छापेमारी नायाब तहसीलदार के शक होने पर की गई। वहीं नायाब तहसीलदार के अनुसार उन्होंने 2 ड्रम्स में पनीर पकड़ा, जिसके बाद वो वापस फैक्ट्री पहुंचे और वहां पर भारी मात्रा में नकली पनीर के साथ काफी मात्रा में मिल्क पाउडर और रिफाइंड के कनस्तर भी बरामद किए। नायाब तहसीलदार की सूचना पर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट दीपक रामचंद्र सेठ और खाद्य सुरक्षा अधिकारी योगेंद्र पांडे भी मौके पर पहुंचे और आपको बताते चले सैंपलिंग का कार्य शुरू किया गया। बता दें कि पनीर की फैक्ट्री में काम करने वाले सभी लोग मौके से फरार हो गए। आज हमारा राजस्व टीम ने कई राजस्व कार्य के लिए गए थे, उसमें एक ट्रांसपोर्टेशन का व्हीकल पकड़ा गया। उसमें भारी मात्रा से पनीर का सामग्री मिला था। उसको देखते हुए शक आने के बाद उनका कहाँ से आ रहा है उसको ढूंढते ढूंढते आगे वो अपना फैक्ट्री में, इधर हमें पता चल रहा है कि बड़ी मात्रा में इन्होंने टिन में कई ऑयल को भी स्टोर करके रखा है। उसके साथ साथ और प्रक्रिया और गंदगी भी है इसमें, और विभाग के द्वारा भी अभी इनके खिलाफ सीजिंग कार्रवाई, उसके बाद कानूनी कार्रवाई भी किया जाएगा। तो वहीं खबर रुड़की से है, जहां उत्तराखंड किसान मोर्चा ने 45 दिनों के धरने के बाद 46वें दिन महापंचायत का आयोजन किया। जिले के विभिन्न गांवों से हजारों किसान ट्रैक्टर, ट्रॉली और वाहनों में सवार होकर जादूगर रोड पहुंचे। किसानों ने गन्ना भुगतान, कर्ज माफी और स्मार्ट मीटर के विरोध में जोरदार नारेबाजी की। महापंचायत को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष गुलशन रोड ने केंद्र और राज्य सरकार पर किसानों की अपेक्षा का आरोप लगाया। उन्होंने चेतावनी दी कि जब तक गन्ने का बकाया नहीं मिलेगा, किसान कोई कर्ज या बिजली बिल नहीं चुकाएंगे। स्मार्ट मीटर लगाने के खिलाफ भी सख्त रुख अपनाया गया। संगठन के द्वारा दिया गया महापंचायत में कई 2-3 निर्णय उनका था कि एक तो गन्ना का भुगतान और किसान के भुगतान है इकबालपुर मिल का, उसका पेंडिंग है, उसका क्लियरेंस के बारे में, और स्मार्ट मीटर के बारे में ज्ञापन में हम प्रोषित किया गया। और साथ ही साथ कंसर्न डिस्ट्रिक्ट लेवल का ऑफिसर्स भी आज इधर मौजूद थे, अपना अपना विभाग द्वारा भी उनको सूचित किया गया और अगले 5 दिन में क्या कार्रवाई होना है उसी के बारे में भी हमने अवगत करा दिया। जो भी पंचायत में तय हुआ वो आपके सबके सामने हुआ, खुले मंच पे हुआ। इस पर स्मार्ट मीटर पर तो ये तय हुआ, पंचायत ने हाथ उठाकर सर्वसम्मति से ये प्रशासन को, सरकार को आह्वान करा दिया कि स्मार्ट मीटर हरिद्वार जिले में नहीं लगेगा। सरकार और प्रशासन यहाँ का एक प्रपोजल बनाकर सरकार को भेजेगा, उसकी प्रतिलिपि हमें देगा, तब तक यहाँ स्मार्ट मीटर नहीं लगाए जाएंगे। दूसरा, जो अन्य समस्या शासन स्तर की थी वो डीएम साहब के स्तर से सरकार को भेजी जा रही, और बात आई इकबालपुर शुगर मिल के भुगतान की। उसमें हमारे पास, किसानों के पास या प्रशासन के पास 2 रास्ते थे, या तो ये भुगतान करो या इसके खिलाफ कार्रवाई हो। कार्रवाई में इसके खिलाफ आरसी जारी होनी थी, इसके खिलाफ मुकदमे दर्ज होने थे, इसके सेंटर कटने थे। उसके लिए प्रशासन ने हाथ खड़े करके कहा दिया कि हम आपके साथ हैं और हम इसके खिलाफ तमाम कार्रवाई कर रहे हैं। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए।